हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। अब देखिए, रिसेंटली सिर्फ एक ही एग्जाम है जिसकी वजह से बच्चों को कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, और वो है आरपीएससी एपीओ का एग्जाम, यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्जाम। अब देखिए क्यों बच्चे इस एग्जाम से इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 371 वैकेंसी से बम्पर वैकेंसी, इतनी वैकेंसी नॉर्मली आती नहीं है, लेकिन इस बार आई है। और ऊपर से अभी हाल फिलहाल में कोई जुडिशियल एग्जाम भी देखने को नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये एग्जाम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से बच्चे पूरी मेहनत कर रहे हैं इस एग्जाम को क्रैक करने में, इसलिए कंपटीशन भी टफ रहने वाला है। और इसी पूरे प्रोसेस के अंदर आपकी हेल्प करने के लिए हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की, जिसके अंदर हम आपके साथ जो आरपीएससी का जो सिलेबस है कंप्लीट वे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको अलग अलग मेथड्स के थ्रू चीजें समझाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, पीपीटीज के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, डायरेक्ट रीडिंग के थ्रू, सारी चीजें। और मुझे लगता है ना कि इस तरीके से अगर आप इस सब्जेक्ट को जो है कवर कर लेते हो, उसके बाद आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई दूसरा स्टडी मटेरियल भी रेफर करना पड़े। और इन वीडियोस के ऊपर बहुत से हमें बच्चों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, इवन कुछ बच्चों ने तो हमसे कांटेक्ट भी किया है फॉर आवर रेगुलर क्लासेस एज वेल एज टेस्ट सीरीज प्री और मेंस। तो यहाँ पर जो ये बच्चों का रेस्पॉन्स है उसे देखते हुए हमें लग रहा है कि शायद हमारी जो मेहनत है आप लोगों को पसंद आ रही है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें कुछ चेंजेस जो है चाहिए, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाइए पहले उन वीडियोस को देखिए, ताकि आपको सारी पिक्चर क्लियर हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर बिना कोई देर किए। और आज की जो लेक्चर का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 6 ऑफ आर्म्स एक्ट। ऑलरेडी हम सेक्शन 1, 2, 3 कवर कर चुके हैं आर्म्स एक्ट का, और उससे पहले एससी एसटी एक्ट हमने कवर किया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने ब्रीफ में समझा था कि एज पर आर्म्स एक्ट कोई भी इंसान विदाउट लाइसेंस फायर आर्म को एक्वायर नहीं कर सकता, पजेस नहीं कर सकता, कैरी नहीं कर सकता। और फायर आर्म और आर्म अलग अलग होते हैं, ये भी हमने समझा था डेफिनेशन क्लॉज के अंदर, बकायदा उसके अंदर आपको मैंने पूरी इमेजेस बना के बताई थी। कौन सी वो चीजें जो आर्म के अंदर नहीं आएगी, मैंने वो भी इमेजेस के साथ आपको बताया था। ओके, तो डिटेल में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है, सर फायर आर्म के लिए तो हमने देख लिया सेक्शन 3 के अंदर कि हम विदाउट लाइसेंस पजेस नहीं कर सकते, क्या आर्म के लिए भी ऐसा कुछ है प्रोविजन, या सिर्फ फायर आर्म के ऊपर ही प्रोहिबिशन है और कोई भी इंसान आर्म तो लेके घूम सकता है, तलवार लेके, चाकू लेके, खंजर लेके, ठीक है, इस तरह की चीजें लेके वो क्या घूम सकता है, फिर नहीं घूम सकता? चलिए देखते हैं हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 जो ये डील करता है लाइसेंस फॉर एक्विजिशन पोजीशन ऑफ आर्म्स और स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन सर्टेन केसेस, यानी कि यहां पर सेक्शन 4 के अंदर आर्म्स की बात की जा रही है रादर देन फायर आर्म्स। ठीक है, तो फायर आर्म एक छोटी कैटेगरी है और आर्म्स एक बड़ी कैटेगरी, ब्रॉडर कैटेगरी, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, हाँ, साथ में मैं यहाँ पर आपके लिए बैरेक भी ओपन कर देता हूं ताकि आपको साथ में रेफरेंस मिलता रहे कि हम किस तरीके से चीजें पढ़ रहे हैं और क्या है उसके अंदर, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर सेक्शन के अंदर तो ये वर्ड लिखा हुआ था, आपने ये क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों लिख दिया, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 3 हो चुका था, देखो 4 लाइसेंस ऑफ एक्विजिशन पोजीशन ऑफ आर्म्स और स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन सर्टेन केसेस। बैरेक के अंदर क्या लिखा है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो अब यहां पर मैं जो चीजें अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूं वो आप लोग अपने बैरेक में भी करना। सेंट्रल गवर्नमेंट is of the opinion that having regard to circumstances prevailing in any area, it is necessary or expedient in the public interest that the acquisition, possession or carrying of arms other than firearms should also be regulated. It may, shall नहीं है, may है, by notification in the official gazette direct that this section shall apply to area specified in the notification, and thereupon no person shall acquire, have in possession or carry in that area arms of such class or description as may be specified in that notification unless he holds in this behalf a license issued in accordance with the provisions of this act and rules made thereunder। यानी कि देखो क्या था, जब हमने फायर आर्म पढ़ा था तो वहां पे ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि भैया फायर आर्म अपने आप में डेंजरस है, तो पब्लिक इंटरेस्ट हो ना हो कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, फायर आर्म तो आप विदाउट लाइसेंस परचेस नहीं कर सकते हो। लेकिन आर्म्स क्या है, आर्म्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है, हमने पढ़ा था हर तरह की चीज आर्म में आ सकती है। इस रीजन की वजह से आर्म को आप इस तरीके से ब्लैंकेट वे में रेगुलेट नहीं कर सकते, ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है
कि सरकमस्टांसेस उस एरिया के ऐसे हो गए कि हमें भैया पब्लिक इंटरेस्ट में उस एरिया के अंदर क्या लगाना पड़ेगा, बैन लगाना पड़ेगा स्पेसिफिक आर्म के ऊपर, तो बैन लगा सकते हैं। जैसे कि ये मान लो किसी भी एरिया में दंगे फसाद कुछ ज्यादा हो रहे हैं, दंगे भड़क रहे हैं, ठीक है, जो असामाजिक तत्व है वहां पे हिंसा जो है उसको बहुत ज्यादा भड़का रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, बैन लगा देगी कि भाई इस एरिया में आप आर्म्स लेके भी नहीं घूम सकते हो। और अगर आपको पकड़ा गया आर्म्स के साथ तो आपको पनिश किया जाएगा आर्म्स एक्ट के अंदर। हाँ, आपके पास लाइसेंस हुआ तो वेल एंड गुड, आप उस आर्म को लेके घूम सकते हो। अब यही चीज मैं आपको पीपीटी के थ्रू समझा देता हूं ताकि आपको कोई भी इशू ना रहे। देखो क्या बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो इन पीपीटीज का यही बेनिफिट है, हर चीज स्पेसिफिक में यहां पर दी हुई है, हर चीज हेडिंग के अंदर है। तो जब सारी चीज इस तरीके से हेडिंग्स में पॉइंटर्स में दी जाती है ना, तब आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद होती है। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको पीपीटी में इसी तरीके से कराऊं। तो देखो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। किसके लिए, स्पेसिफिक एरिया के लिए नोटिफिकेशन निकालेंगे कि यहां पर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और फिर आप क्या कर सकते हो, उन आर्म्स को कैरी कर सकते हो। आर्म्स कौन से होंगे, अदर देन फायर आर्म। तो ये सारा काम कौन करने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड एरिया में नोटिफिकेशन के थ्रू ये बोलेगी कि आप लाइसेंस लो, और फिर ऐसे सिचुएशन में आप आर्म्स को कैरी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समरी वे में मैंने आपको बता दिया, पब्लिक इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट में करेगी, नोटिफिकेशन के थ्रू करेगी, और स्पेसिफाइड एरिया में करने वाली है। स्पेसिफाइड एरिया में करने वाली है, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया के अंदर ही अप्लाई कर दिया। दंगे दिल्ली में भड़क रहे हैं, दिल्ली में कर देंगे, जयपुर में भड़क रहे हैं, जयपुर में कर देंगे, भोपाल में भड़क रहे हैं, भोपाल में कर देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। हर नोटिफिकेशन के अंदर जो आर्म्स है उनको स्पेसिफिकली डिफाइन किया जाएगा कि बैन हम किन किन चीजों के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर 5 के ऊपर। तो देखो जो सेक्शन नंबर 5 है वो भी कुछ चीजों को प्रोहिबिट करता है कि आप ये सारे काम विदाउट लाइसेंस नहीं कर सकते। क्या क्या नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, टेस्ट या प्रूव नहीं कर सकते, ऑब्टेन या फिर प्रोक्योर नहीं कर सकते, या फिर यूज नहीं कर सकते हो किसी भी फायर आर्म को विदाउट लाइसेंस। इन सारी चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये जो लाइसेंस वाला जो क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 5 किन किन के ऊपर अप्लाई होगा, फायर आर्म्स के ऊपर, प्रिस्क्राइब्ड आर्म्स के ऊपर एंड एम्यूनेशन के ऊपर। यानी कि जो सेक्शन 5 है ना वो मिक्स्ड अप है। सेक्शन 3 में फायर आर्म था, 4 के अंदर क्या था, आर्म्स था, लेकिन सेक्शन 5 के अंदर फायर आर्म्स भी है, प्रोहिबिटेड आर्म्स जो सेक्शन 4 के अंदर लगाए गए थे, और एम्यूनेशन भी है। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी की जो चीज है उनके ऊपर ये अप्लाई होता है, ओके। अब मैं आपको सेक्शन रीड करता हूं, अपन बार बार बैरेक को भी रेफर करेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। देखो Section 5, license for manufacture, sale, etc. of arms and ammunition. No person shall use, manufacture, obtain, procure, sale, transfer, convert, repair, test, or prove, or expose or offer for sale, or transfer or have in possession for sale, transfer, conversion, repair, test, or prove any firearm or any other arms of such class or description as may be prescribed, or any ammunition unless he holds in this behalf a license issued in accordance with the provision of this act and rules made thereunder। तो यानी कि ये सारे काम आप नहीं कर सकते हो until and unless आपके पास लाइसेंस ना हो। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं तो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे, ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, टेस्ट नहीं कर पाओगे, या फिर इवन सेल करने के लिए उसको पजेस भी नहीं कर सकते हो, पब्लिक में डिस्प्ले नहीं कर सकते हो। घर के बाहर आपने टेबल लगा दिया और उसमें फायर आर्म रख दिया और लिख दिया फॉर सेल, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते। सेल करना अलग चीज है और इस तरीके से डिस्प्ले में लगाना अलग चीज है। तो जो ए है वो बोलता है कि आप सेल कर नहीं सकते, और बी बोलता है कि आप एक्सपोज भी नहीं कर सकते। यानी कि दोनों चीजें कवर कर ली। कुछ लोग होशियार बन सकते हैं ना कि जब पकड़े जाए तो बोले अरे सर मैंने सेल कहाँ की, वो तो बस मैंने रखी हुई थी ऐसे ही, अभी मैं सेल थोड़ी ना कर रहा था, कोई मुझसे मांगने आता तो मैं मना कर देता क्योंकि मुझे पता है लॉ के अंदर लाइसेंस लेना जरूरी है। तो स्मार्ट बन सकते हैं ना कुछ लोग, तो लॉ उनसे ज्यादा स्मार्ट है। इसीलिए क्या कर दिया भैया, एक्सपोज भी नहीं करोगे, इस तरीके से लगाओगे नहीं कि आप सेल आउट करना चाह रहे हो। क्या ये चीज क्लियर है? इसीलिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? जनरल प्रोविजन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन 5 का। अब यहां पर सेक्शन 5 में जो बोला गया ना कि आप विदाउट लाइसेंस सेल नहीं कर सकते, इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन आपको दिया हुआ है सेक्शन सबसेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, आप रीड कर सकते हैं यहां से सबसेक्शन 2 को।
ओके, सबसेक्शन 2 बोलता है नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, यानी कि भैया जो सबसेक्शन, देखो नॉन ऑब्सेंटिव क्लॉज आ गया ये, तो कितने बच्चे जिनको ये होश हो खबर है कि भैया नॉन ऑब्सेंटिव क्लॉज होता क्या है? अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम जरूर बताएंगे आपको, लेकिन वहां पे इस तरीके से अधूरी नॉलेज लेके मत जाना कि नॉन ऑब्सेंटिव क्लॉज होता क्या है। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 1 में क्या लिखा भैया, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी मर्जी के मालिक है, हम जैसा बोलेंगे वैसा करना है। अ पर्सन में विदाउट होल्डिंग अ लाइसेंस इन दिस, आप देखो बिना लाइसेंस होल्ड करे इन दिस behalf sell or transfer any arms or ammunition which he lawfully possesses for his own private use to another person who is entitled by virtue of this act any other law for the time being in force to have or is not prohibited by this act or such other law from having in his possession such arms or ammunition। यानी कि क्या बोला जा रहा है, अभी मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट को रीड करके बता रहा हूं, पीपीटी में सारी चीजें स्पेसिफिकली बताऊंगा क्या है। तो सिंपल सा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी इंसान जो अपने प्राइवेट यूज के लिए किसी भी फायर आर्म को पजेस करता है लीगली, यानी कि उसको पजेस करने का लाइसेंस है, सेल करने का नहीं है, क्योंकि हमने देखा ना सबसेक्शन 1 के अंदर कि भैया सेल करने के लिए आपको सेपरेट लाइसेंस चाहिए, तो उसके पास पजेस करने का है, सेल करने का नहीं है। तो सबसेक्शन 2 एक एक्सेप्शन बनाता है कि अगर आपके पास पजेस करने का वो है ना लाइसेंस है, तो आप उसको सेल आउट भी कर सकते हो, लेकिन किसको सेल आउट करोगे कि भैया जो परचेजर है ना वो एंटाइटल होना चाहिए उस आर्म को पजेस करने के लिए, यानी कि जो सामने वाला पर्सन है, जो बायर है, जो परचेजर है, उसके पास लाइसेंस है उस फायर आर्म को होल्ड करने का, तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में उसको ट्रांसफर कर सकते हो, फिर सेल कर सकते हो। Provided that no firearm or ammunition in respect of which a license is required under section 3 and no arms in respect of which a license is required under section 4 shall be so sold or transferred by any person unless, यानी कि ये तो बता दिए कि भैया आप कर सकते हो, ये एक अनेबलिंग प्रोविजन है, लेकिन यहां पर बताया हुआ है कि आपको क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है, he has informed in writing to the district magistrate having jurisdiction or the officer in charge of nearest police station of his intention to sell or transfer such firearm, ammunition or other arms and name, address of the person to whom he intends to sell or transfer such firearm, ammunition and other arm. A period of not less than 45 days. A period of not less than 45 days has expired after giving of such information। यानी कि क्या करना पड़ेगा, आपको राइटिंग में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिस एरिया में आप रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को। और ये इंफॉर्मेशन में आप क्या लिखने वाले हो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द परचेजर, और ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको 45 डेज वेट करना है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेल या फिर ट्रांसफर कर सकते हो। अब यही चीज मैं आपको पीपीटी के थ्रू बता दूं, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि पीपीटी क्यों जरूरी है। अब देखो क्या दिया हुआ है, एक्सेप्शन फॉर प्राइवेट सेल एंड ट्रांसफर, सेक्शन 5(2) आपको याद रहेगा, सबसेक्शन 2 के अंदर ही दिया हुआ है। लॉफुल ओनर, देखो बिल्कुल स्मॉल वर्ड्स में, लॉफुल ओनर होना चाहिए, आर्म्स एम्युनिशन लॉफुली पजेस्ड, वांट्स टू सेल और ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, कौन है एलिजिबल पर्सन, एंटाइटल्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ एंड नॉट प्रोहिबिटेड, इंफॉर्मेशन इन राइटिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, फिर वेट करो 45 डेज के लिए, उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहां पर ये तो है पूरी प्रोसेस की तरह आपको याद रहेगा, और आप कंडीशन याद रखो, आर्म्स एम्युनिशन मस्ट बी लॉफुली पजेस्ड बाय सेलर, ट्रांसफर ओनली टू पर्सन हु इज एंटाइटल्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को राइटिंग में इन्फॉर्म करो, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को राइटिंग में इन्फॉर्म करो, 45 डेज का वेट करना है, और उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, सेल या फिर ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर से ये अलग से भी आपको मेंशन कर दिया है। तो ये स्लाइड देखने के बाद मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को ये याद रखने में दिक्कत होगी कि आप अगर लॉफुली किसी भी फायर आर्म को पजेस कर सकते हो तो आप उसे सेल कर सकते हो विदाउट हैविंग अ लाइसेंस फॉर सेल, है ना, आपके पास पजेस करने का लाइसेंस है, सेल करने का नहीं है, बट आप फिर भी सेल कर दो। ओके, 45 डेज की मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रहेगी, राइटिंग में नोटिस देना होगा किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ये आपका सेक्शन नंबर 5। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 6 के ऊपर, जो आज का हमारा लास्ट सेक्शन होने वाला है। सेक्शन है लाइसेंस फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ गन्स और कन्वर्जन ऑफ इमिटेशन फायरआर्म इनटू फायरआर्म।
यानी कि भैया ये सेक्शन साफ साफ बोलता है कि अगर आपने किसी भी फायर आर्म को पजेस किया हुआ है, ठीक है भाई, पजेस कर लो, लाइसेंस लो, पजेस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते हो, या फिर कोई भी इमिटेशन फायर आर्म है उसको एक्चुअल फायर आर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, या फिर जो फायर आर्म है उसको कैटेगरी को चेंज नहीं करोगे, तो आप ये काम नहीं कर सकते। 3 चीजों पे प्रोहिबिशन लगा दिया, आप बैरल को छोटा नहीं करोगे, आप इमिटेशन ऑफ फायर आर्म को फायर आर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, और तीसरा जो फायर आर्म है उसकी कैटेगरी चेंज नहीं करोगे। अब ऐसा क्यों है? जब आपने पजेस करने का लाइसेंस दे दिया तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल दिक्कत आ रही है। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने जिस गन का लाइसेंस लिया है वो बड़ी गन है, उसको आप पब्लिकली इस तरीके से लेके जाओगे तो कंसील करके नहीं ले जा सकते, तो लोगों को दिख जाएगा भाई इसके पास गन है ना, तो आप कंसील करके नहीं ले जा पाओगे। वहीं पे आपने क्या किया, उसका बैरल जो है ना वो काट दिया, काट के उसको छोटा कर दिया, आप छुपा के ले गए, तो कितना इजी हो जाएगा कि उसको छुपा के ले जाओ, क्राइम करो, भग के आ जाओ। लेकिन वहीं पे आप बड़ी वाली गन लेके जाओगे तो लोगों को दिखेगा ना कि भाई ये गन लेके घूम रहा है, इसे संभल के रहो, इसीलिए आप इस तरीके से नहीं कर सकते। दूसरा, भैया आपने नकली गन ली थी, ठीक है, अब नकली गन को आप असली गन में कन्वर्ट कर रहे हो, गलत बात है, नहीं कर सकते, फिर आप तो वही ना क्राइम करोगे, और जब पुलिस पकड़ने आएगी आप उसको वापस से कन्वर्ट करके बोल दोगे अरे साहब ये तो इमिटेशन ऑफ फायर आर्म है, रियल फायर आर्म नहीं है, इसलिए आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। और तीसरी चीज कैटेगरी, यानी कि भैया फायर आर्म्स की कैटेगरी है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, इस तरीके की आती है। तो आपको जो लाइसेंस दिया गया था, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल पिस्टल के लिए दिया गया, आपको हर बार खट 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 इस तरीके से शूट करना पड़ा, ठक 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 शूट कर रहे हो, वहीं पे आपने उसको कन्वर्ट करके किसमें बना दिया, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक में, बस एक बार ट्रिगर दबाया, खर करके वो पूरी गोलियां चला दी। तो डिफरेंस है ना दोनों गन में, कैटेगरी में डिफरेंस है, तो आप इस तरीके से कैटेगरी भी इनकी चेंज नहीं कर सकते हो। ये सेक्शन 6 के अंदर प्रोहिबिशन लगाया गया है, ठीक है, समझ में आया सेक्शन 6? मैं यहाँ पर रीड कर देता हूं, वैसे ही एग्जैक्टली वही चीज है। नो पर्सन शैल शॉर्टन द बैरल ऑफ फायर आर्म, convert an imitation firearm into firearm, or convert from any category of firearm mentioned in Arms Rules 2016 into any other category of firearm unless he holds in this behalf a license issued in accordance with the provision of this act and rules made thereunder। क्या ये चीज क्लियर हो गई है ना? ये है हमारा सेक्शन। अब उस सेक्शन की एक एक्सप्लेनेशन भी है। In this section, the expression imitation firearm means anything which has the appearance of being a firearm, whether it is capable of discharging any shot, bullet or other missile or not। तो आप देखते हैं ना, छोटे छोटे हम सब जब बच्चे थे तो मेलों में जाके हमने गन्स बहुत खरीदी हैं, ठीक है, ठक ठक ठक, बड़ा मजा आता था गन खरीदने में। अब वो क्या है, वो तो नॉर्मल एक इमिटेशन ऑफ फायर आर्म है ना, क्या उसे आप एक्चुअल में कोई बुलेट चला सकते हो ना? नहीं। लेकिन अगर आपने उस खिलौने वाली गन को कन्वर्ट कर दिया रियल गन के अंदर तो फिर गड़बड़ है, फिर आप नहीं कर पाओगे, उसको आप इस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लो, मूवीज के अंदर आप देखते हो कि इतनी सारी गन्स का इस्तेमाल होता है, क्या वो रियल गन होती है? क्या नहीं, वो एक प्रॉप गन होती है, उनको प्रॉप गन बोलते हैं, है ना। वो दिखती है एकदम रियल गन की तरह है, ठीक है, उसकी पूरी फंक्शनिंग रियल गन की तरह होगी, लेकिन वो रियल गन नहीं होती है। अब आपने उसके अंदर तोड़ मरोड़ करके मॉडिफिकेशन करके उसको रियल गन में कन्वर्ट कर दिया तो ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो इमिटेशन ऑफ फायर आर्म है वो साफ साफ इसलिए आपके पास था क्योंकि भैया वो क्या नहीं कर सकता, फायर नहीं कर सकता, गोली नहीं चला सकता, किसी को इंजर नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। लेकिन अगर आपने इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर दिया रियल फायर आर्म में तो फिर ये अलाउड नहीं है, इस चीज के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 6। तो आज की क्लास में हमने सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6 ये 3 सेक्शन कवर किए हैं। अब हमें सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 12 तक और कवर करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर खत्म करूं, एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये जो हम लेक्चर सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम आपको इतनी सारी चीजें करवा रहे हैं, इस अलग अलग तरीके से करवा रहे हैं, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो ये सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम किसी भी तरीके से कोई चार्ज यहाँ से आपसे नहीं ले रहे, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप ये बोल सकते हैं कि यही हमारे लिए आपकी साइड से एक तरीके से गुरु दक्षिणा होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए वीडियो के ऊपर, और आपका जो भी सजेशन हो, आप अगर कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर टीचिंग मेथड, विद रिस्पेक्ट टू आवर पीपीटीज, एनीथिंग, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अभी तक बहुत से बच्चों के हमारे पास ऑलरेडी मैसेजेस आ चुके हैं, कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी किए हैं, बट जितने बच्चे हमें कमेंट्स करके बताएंगे, जितना आप हमें बताओगे कि आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि देखो ये सारी चीजें हम आपके लिए कर रहे हैं। यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं कि हम बच्चों से बोल रहे हैं कि नहीं 2 क्लास हमने प्रोवाइड करवा दिया, नेक्स्ट क्लास देखी तो पे करो, नहीं, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो रही है।
तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और आप आरपीएससी एपीओ के लिए बहुत ही अच्छे से जो है प्रिपेयर कर पाए। और मुझे उम्मीद है कि जब आप हमारी क्लासेस देख लेंगे तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर सेक्शन 7 टू सेक्शन 12 कवर करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।